नमस्कार बच्चों, आज मैं आपको व्याकरण की जिस इकाई के बारे में समझाने वाली हूँ वो है पद परिचय। तो बच्चों, पद क्या है उसको जानने के लिए आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने या सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पद ऐसी एक व्याकरणिक इकाई है जिसका परिचय आपको बचपन से ही हो गया था। आप जब से बड़े हुए, जब से आपने होश संभाला, तब से ही आप पद को जानते हो। और जब आप पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, 9वीं कक्षा तक जितनी भी कक्षाओं में आपने पढ़ाई की है, हर कक्षा में लगभग ये पद आया है। तो पद जो है वो कोई नई चीज नहीं है, बस एक बार जानने की आपको जरूरत है। अच्छा बच्चों, बताओ, आपने पहली ही कक्षा से ये शब्द सुना होगा, पर्याय, विलोम, ये भी सुना होगा, ठीक है। वाक्यांश भी सुना होगा, ठीक है। आपको कुछ रिक्त स्थान में भरने के लिए देते हैं कि इसको भरिए, तो उसमें भी एक शब्द भराता है या पद भराता है। तो इन सब व्याकरण के जो नाम है, इनसे तो आप बिल्कुल परिचित होंगे। तो इसमें आपको कुछ भी नया नहीं सीखने की जरूरत है। आपने तीसरी कक्षा से या चौथी कक्षा से कौन कौन सी व्याकरणिक इकाइयों के नाम के बारे में जाना है, आप बताइए। देखिए, आपने सुना होगा ना, आपने एक व्याकरणिक इकाई है जो तीसरी कक्षा से ही आपको बता दिया जाता है, उसका नाम क्या है, बताओ क्या नाम है? संज्ञा ना? हाँ, संज्ञा। और किसके बारे में आपने सुना है? सर्वनाम के बारे में सुना है। वेरी गुड, सर्वनाम। इसको आप क्या कहते हैं व्याकरणिक में? अब व्याकरण में आप पढ़ते आए ना, तो अगर आपसे पूछे कि आपने व्याकरण में बचपन से क्या पढ़ा, पहली कक्षा से, और मुख्यतः व्याकरण तीसरी कक्षा से शुरू होती है, तो इसमें आपने संज्ञा पढ़ी, सर्वनाम पढ़ी, और क्या पढ़ा? क्रिया भी पढ़ी व्याकरण में। वेरी गुड, बहुत अच्छे। क्रिया के अलावा हाँ, विशेषण भी आपने पढ़ा है, विशेषण। और आपने क्या पढ़ा है इसमें? आपने क्रिया विशेषण भी पढ़ा है व्याकरण में, बहुत अच्छे। और क्या पढ़ा है? संबंध बोधक पढ़े हैं, ठीक है। और समुच्चय बोधक पढ़े हैं, है ना, समुच्चय बोधक हैं। और एक और चीज आपने मुख्यतः पढ़ी होगी, क्या पढ़ा है? विस्मय आदि बोधक, ठीक है। तो ये चीजें आपको नई बताई जा रही हैं। यही जो व्याकरण आप पढ़ते आए हो, यही सब ना पढ़ा है ना। संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है, संबंध बोधक है, समुच्चय बोधक है, विस्मयादि बोधक। इनके बारे में आप खूब अच्छी तरह से जानते हो, लेकिन इनके विस्तृत एक बार पुनः अध्ययन के बारे में पुनः अध्ययन कराने के लिए आपको इसमें एक प्रकरण दिया है आपकी कक्षा में व्याकरण में, जिसका नाम है पद परिचय। तो पद परिचय को हम जानेंगे। क्या, कैसे जानेंगे पद परिचय? जैसे हम कोई भी दुनिया का कोई भी शब्द कहेंगे तो वो इन जो 8 हमने व्याकरणिक इकाइयों के नाम लिखे हैं उनमें से कुछ एक होगा, ठीक है। जैसे हम लिखते हैं डमरू, ठीक है, ठीक है। डमरू क्या है? एक तरह का शब्द है। लेकिन डमरू जो है, तो मैं आपको बताती हूँ कि डमरू जो है ये क्या है? ऐसे तो वस्तु है। तो दुनिया में जितनी भी वस्तुएं हैं, जितने भी व्यक्तियों के नाम है, या जितनी भी क्रियाएं होती हैं, उन क्रियाओं को, उन वस्तुओं को या उन व्यक्तियों को कहीं ना कहीं किसी न किसी व्याकरणिक इकाई में शामिल किया जा सकता है। तो ये डमरू भी क्या है? एक तरह से एक व्याकरणिक इकाई वाला शब्द है। लेकिन ये जब अकेला शब्द लिखा है तब क्या है? एक तरह का ये डमरू शब्द हो गया। शब्द क्या लिखा हमने? डमरू, ठीक है। डमरू, अभी हमने सिर्फ डमरू देखा, डमरू को लिखा, ये क्या लिखा है? डमरू। लेकिन जब हम डमरू को एक व्याकरण के रूप में वाक्य में प्रयुक्त करेंगे तो क्या लिख लेंगे हम? डमरू का एक वाक्य क्या लिखेंगे? छोटा सा, डमरू
बजता है। ठीक है, डमरू बजता है, ये हमने इसका वाक्य लिख लिया। तो ये जो शब्द है स्वतंत्र शब्द है, इसका अभी कोई व्याकरणिक इकाई से यानी वाक्य से लेना देना नहीं है। लेकिन जब यही डमरू शब्द इस वाक्य में पिरो दिया, यानी इस डमरू शब्द का वाक्य में क्रिया के साथ संबंध बना दिया और ये एक तरह से शब्द बना रहा है, तब वाक्य में इस डमरू शब्द का एक स्थान बन गया है। और वो स्थान किसका बन गया है? संज्ञा का। तो यहाँ पर इस वाक्य में डमरू किस व्याकरणिक इकाई का कार्य कर रहा है? वो संज्ञा का। तो इस तरह से यहाँ पर डमरू क्या हो गया? एक संज्ञा वाला पद हो गया है। ठीक है, इस तरह से हम हर वो शब्द जो किसी वाक्य में इनमें से किसी भी व्याकरणिक इकाई का एक कार्य करता है, उसको हम क्या कहते हैं? पद कहते हैं। पद क्या है? संज्ञा भी पद बन जाएगा, सर्वनाम भी पद बन जाएगा, क्रिया भी पद बन जाएगा, विशेषण भी पद बन जाएगा। इस तरह से ये सारे पद बनते हैं। और इन 8 प्रकार के पदों के व्याकरणिक परिचय को हम क्या कहते हैं? पद परिचय कहते हैं। किसी भी व्याकरणिक इकाई के परिचय को पद परिचय कहते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पर हमने एक शब्द लिखा है यहाँ पे, पतंग। ठीक है, तो वाक्य में इसका प्रयोग कैसे करेंगे बच्चों? ये क्या है? एक पतंग है। और इस पतंग को देखिए, पतंग वही हम रोजमर्रा की दुनिया में जो चीजें इस्तेमाल करते हैं वो सारी व्यक्तियों के नाम, वस्तुओं के नाम, जगहों के नाम, और जो क्रियाएं हम करते हैं और क्रियाओं के व्यक्ति वस्तुओं से जो संबंध स्थापित करते हैं, वो शब्द, उन सब शब्दों को ही हम पद भी कहते हैं और उन्हीं को ही हम शब्द भी कहते हैं। लेकिन वो सारे शब्द और पद जब किसी वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं तो वो पद बन जाते हैं। तो हम यहाँ पर एक शब्द ले रहे हैं पतंग। तो पतंग से अगर कोई वाक्य बनाने का कहा है तो हम आपसे पूछें तो क्या बताएंगे? आप क्या बताएंगे? कि पतंग उड़ती है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर वाक्य? पतंग का वाक्य क्या आ जाएगा? पतंग उड़ती है। ठीक है, तो जब व्याकरणिक परिचय देना है, इस शब्द में हमने पतंग को रेखांकित किया है और इधर हमने डमरू को रेखांकित किया है। तो अब डमरू जो है और पतंग जो है, इनका व्याकरणिक परिचय हम देंगे। व्याकरणिक परिचय में डमरू का पद परिचय, इसका हमें संज्ञा पद का परिचय देना है। ये भी संज्ञा पद है और ये भी संज्ञा पद है। तो संज्ञा का पद परिचय हम इस तरह से देते हैं, उसका भेद बताते हैं। संज्ञा के भेद आपको पता है, संज्ञा के 5 भेद हैं। भेद के बाद हम आपके संज्ञा के जिस शब्द संज्ञा का परिचय दे रहे हैं उसका लिंग, उसका वचन और किस कारक के रूप में प्रयुक्त है और क्रिया के साथ संबंध। ठीक है, क्रिया के साथ संबंध बताते हैं। ठीक है, अब आपको इसका भी इतना ही परिचय देना है और इसका भी इतना ही। दोनों का पद परिचय लिखेंगे। डमरू का लिखेंगे, डमरू एक संज्ञा है, लेकिन कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्यों? क्योंकि डमरू एक तरह का वाद्य यंत्र है, उसका अलग
नाम है। फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा लिंग पुल्लिंग है और वचन एक वचन है, क्योंकि डमरू बजता है, अगर बजती है तो होता है तो वो स्त्रीलिंग हो जाता। और कारक कर्ता कारक, क्योंकि डमरू बज रहा है, क्रिया के करने वाले को कर्ता कहते हैं तो कर्ता कारक हो गया। ठीक है। और क्रिया के संबंध बजता है क्रिया का कर्ता। ठीक है, इतना हमने इसका पद परिचय दे दिया। अब हम पतंग का पद परिचय इस तरह से देंगे। पतंग शब्द का पद परिचय, इसमें भी शब्द का भेद बताएंगे। संज्ञा का भेद क्या है? पतंग व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। तो पतंग क्या है? एक तरह से आकाश में उड़ने वाली चीजें, उन चीजों के नाम है। तो ये उसका व्यक्तिगत परिचय है पतंग, व्यक्तिवाचक। संज्ञा। फिर पतंग क्योंकि उड़ती है, इसमें हमें ती की बड़ी की मात्रा दिख रही है। ती है तो स्त्रीलिंग है, इसमें ता है तो पुल्लिंग, तो ये क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग शब्द है। और इसमें वचन है एक वचन, यानी उड़ती है, कई पतंग नहीं है, एक ही पतंग है, एक वचन। और फिर अगला इसका परिचय लिखेंगे कर्ता कारक। कर्ता कारक और क्रिया के साथ संबंध, उड़ती है क्रिया के साथ, उड़ती है क्रिया का की कर्ता। ठीक है, इस तरह से हम इनका परिचय लिख देते हैं। तो अभी आपको यहीं तक समझना है। इसके आगे हम अगले व्याकरणिक इकाइयों का परिचय अगली कक्षा में देखेंगे।